हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। आज जो है आप लोग के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्राकृतिक एवं उसके विषय क्षेत्र। इसमें ये समझ लीजिए कि इस क्लास में आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा, वही समझाया जाएगा जो हूबहू आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, इसमें वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नोट कर लिए, कॉपी कर लिया और वहाँ जो है आपको पढ़ने के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं है। जो भी है, जो टोटल के टोटल आपके लिए समझिए कि एग्जाम से मतलब कि 3-4 साल इसके पहले जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसे सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कराकर जो आने वाला है, एकदम समझ लीजिए कि 90%, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% पूरा आशा है कि यही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। तो जो भी चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आए, वो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर मिस किए, मतलब कि थोड़ा सा भी कट किए, तो समझ लीजिए कि आपका नंबर कितना माइनस जाएगा, जिसका अंदाजा तो हम भी नहीं लगा सकते। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने पे चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल क्या है। पहले नंबर तो आपके मन में ऐसा विचार आया होगा कि भूगोल क्या है, फिर भूगोल में मानव भूगोल क्या है। तो थोड़ा सा आपको बता दें कि भूगोल जो होता है वो जैसे पृथ्वी, आप लोग सब जानते हैं, है ना। पृथ्वी, भू और गोल, अगर इसको हम तोड़ कर देखें भूगोल शब्द को, तो भूगोल को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। भूगोल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। भूगोल का कहने का मतलब ये हुआ कि भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब इसकी संरचना गोल है। यानी कि जो हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि भूमि जो गोल है, ये क्यों गोल है, कैसे गोल है, इसकी आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना, सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि उसका 2 शाखाएं हैं, जिसमें पहला होता है मानव भूगोल। चलिए, तो वही क्वेश्चन तो हम लोगों को पूछा गया है कि मानव भूगोल कहते किसे। आइए जानते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी हम अभी बताया कि भूगोल में भूमि गोल, यानी कि पूरा पृथ्वी जो गोल है उसकी संरचना, उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव भूगोल में क्या बताया कि मानव की उत्पत्ति, है ना। इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके जो पर्यावरण के साथ क्या संबंध रहा, है ना, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वो मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, व्यवहारों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। फ्रेडरिक रेटजेल जो है एक भूगोलवेत्ता है, ये अपने हिसाब से जो है मानव भूगोल को परिभाषित किए हैं। यह क्या बोले हैं कि मानव भूगोल समाजों और धरातलों के बीच का संबंधों का जो बीच के संबंध होता है, उसका संश्लेषित अध्ययन करना ही मानव भूगोल होता है। ठीक है, मानव का जो व्यवहार है, विचार है और जो धरातल के जो परिवर्तनशील तरीके हैं, उन सारी चीज़ों को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वो मानव भूगोल कहलाता है। यानी देखिए, आप लोग समझिएगा कि जब मनुष्य पृथ्वी पर रहना सीखा होगा, जरूर जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं, शुरुआती में ऐसे तो नहीं रहा होगा, उसका रहने का तरीका अलग होगा, है ना, उसका खान पान अलग होगा, उसके पहनने का जो वस्त्र होंगे वो अलग होंगे। तो धीरे धीरे जो पृथ्वी के साथ यह अपने संबंध को जोड़ा, मानव जो है पृथ्वी के जो संबंध उसके अनुसार ढला, इसी को तो हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, मानव का मतलब मानव, मनुष्य, और भूगोल का मतलब तो समझते ही है कि भूगोल क्या होता है। तो मानव के साथ भूगोल का जो अध्ययन हुआ, साफ तौर पर यही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र होते हैं, उनका नाम बताइए। उपक्षेत्र कहने का मतलब उनके ही एक पार्ट। मानव भूगोल के और कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, उनके बारे में पूछा गया है। मानव भूगोल के बहुत सारे उपक्षेत्र हैं, जो कि पहला है सैन्य भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, निर्वाचन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि, ये सब प्रमुख जो है मानव भूगोल के उपक्षेत्र आते हैं। अब देखो, इसमें आपको तो लगा होगा कुछ खास नहीं है, ये खास कैसे सो हम बताते हैं। पहले नंबर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसमें, और ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा, जो देखिए,
ये देखिए, इसमें जो है पूछेगा आपको, कैसे सीधे पूछ देगा कि बताइए सैन्य भूगोल, मानव भूगोल, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इसमें 4 यहाँ से 3 को उठा लेगा, ये तीनों, और ये वो चौथा कोई और दे देगा। अब इस स्थिति में आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसा क्वेश्चन को आप कभी मत भूलने की कोशिश कीजिएगा जो सब्जेक्टिव में भी आने के चांसेस रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में। और ये देखिए, जब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना, याद रखिएगा कि ये हम बोले हैं कि इसको याद करने के लिए जरूर आएगा। इससे ये क्वेश्चन नहीं 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा जो है मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ठीक है, लिंग भूगोल, ये सब क्या है, सामाजिक कल्याण भूगोल, सारा की सारा क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए पूछा गया है कि बताइए मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित। मानव भूगोल अन्य और कौन से सामाजिक विज्ञान है जिससे संबंधित है। मानव भूगोल अपने विषय सामग्री की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र से अपना संबंध स्थापित करती है ना। जब हम लोग तो नहीं, जो भूगोलवेता थे वह जब मानव भूगोल को परिभाषित करने लगे तो ऐसा नहीं कि कोई भी एरो गेरो आया और कुछ भी बोल दिया वो उसका परिभाषा हो गया, ऐसा नहीं। बहुत उसके बारे में चिंतन मंथन किए, हर सब्जेक्ट से ले जाकर उसके बारे में खोजबीज किए, है ना। उसके बाद जाकर पता चला कि ओ मानव भूगोल जब तक ये रहेगा, जब तक उसका संबंध कुछ ना कुछ मानव का रहेगा, तभी हम उसको मानव भूगोल कह सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र से संबंध स्थापित की, इस प्रक्रिया में मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से सहायता प्राप्त करते हैं। मानव भूगोल जो है वो क्या, किससे, सामाजिक विज्ञान से सहायता जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, और क्या है, सामाजिक विज्ञान को भी सहायता प्रदान करते हैं ताकि सामाजिक विज्ञान भी अपनी विषय सामग्री की व्याख्या बेहतर तरीके से कर सके। देखिए इसमें क्या होता है, जो सामाजिक विज्ञान रहते हैं वह भी मानव भूगोल को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो मानव भूगोल रहते हैं वह भी सामाजिक विज्ञान को परस्पर सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों, मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो है इसका संबंध अन्य विषयों से है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल क्या है। जबकि भूगोल के बारे में हम लोग इसके फर्स्ट स्लाइड में बता दिए थे कि भूगोल होता क्या, भूगोल हम लोग कहेंगे किसे, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, पहला तो यही तक आपको छाड़ देगा कि भूगोल क्या है, और फिर दूसरा बोल देगा कि भूगोल किसे कहते हैं, फिर पूछेगा भूगोल के पिता कौन है। ठीक है, भूगोल शब्द किसने दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। ठीक है, भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी को, एकदम कुछ नहीं, पृथ्वी गोल। और पृथ्वी गोल ये शब्द तो गोल है, जो गोल बटोली देखने में लगता है, लेकिन जब इसका अध्ययन किया जाता है तो बड़े बड़े लोगों की पसीना छूट जाता है कि इतना अंदर जाकर इसके बारे में विश्लेषण करना हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है, जो कुछ भी जीव जंतु प्राणी लकड़ी ईंटा पत्थर कुछ भी है ना, पदार्थ से लेकर सजीव से लेकर निर्जीव तक हर चीज़ों का अध्ययन किया गया। जैसे आप लोगों को लगेगा कि निर्जीव का अध्ययन क्यों करना, भूगोल की जब जानकारी लेना है तो हमें निर्जीवों से क्या लेना देना, लेकिन जब वह पृथ्वी के बारे में पढ़ा गया, उसके बारे में प्राप्त करने लगे लोग कि क्या कैसे है, तब इसके आंतरिक भाग में गए तो बहुत सारी चीज़ें, खनिज वगैरह मिला, है ना, बहुत सारे धातुएं मिली। तो ये सब क्या है, मतलब कि पदार्थ, सजीव निर्जीव हर चीज़ों का विश्लेषण किया इसने, है ना। वही बात पे यहाँ बोला गया कि पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है उसका वर्णन करना और अध्ययन करना या लिखना ही भूगोल कहलाता है। उसका अध्ययन करना सबसे बड़ा शब्द है, उसका अध्ययन करना। जो भी मिला उसके बारे में अध्ययन करने का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ है हम उसको एकदम धड़ाधड़ पढ़ते चल गए, वो अध्ययन करना नहीं, उसके बारे में पूरा जानना। जैसे अगर एक पत्थर का टुकड़ा मिला तो खगोलवेता जो थे उसके बारे में
खोज की कि आया कहाँ से, ये पत्थर का टुकड़ा बना किस चीज से, बना कैसे, और ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ, सारे चीज़ों का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। कुछ भी, हम तो पत्थर का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, पत्थर के सिवाय धरती पर पाए जाने वाला हर जीव जंतु के बारे में, है ना, अध्ययन करना। जैसे पेड़ हो गया, तो पेड़ के बारे में जानना कि पेड़ है, टूट जाता है ना, फिर बड़ा होता है, फिर वह विलीन हो जाता है, फिर पृथ्वी के अंदर जब धरातल में भूकंप वगैरह आते हैं तो अंदर चल जाता है, तो क्या अंदर खाली जगह है, सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, ठीक है। तो इसे पृथ्वी के आंतरिक भाग नहीं, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो उसकी धरातल पर क्या है उसके बारे में भी अध्ययन किया गया, ठीक है। तो यही बात को जो है भूगोल कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप, उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, सागर, मैदान, चट्टान का अध्ययन किया जाता है, यही भूगोल कहलाता है। जैसे अभी हम बोले पत्थर का छोटा टुकड़ा का उदाहरण दिया आप लोगों को, वही बात को लिखा गया, पर्वत कैसे बना, कितना ऊंचा कैसे हो गया, कोई पर्वत छोटा कैसे है, हर चीज को जानना, है ना। दूसरी बात सागर कोई नदी होती है, कोई बहुत बड़ा समुंदर होता है, कोई उससे छोटा सागर होता है, तो क्यों, है ना, सारे एक साइड में क्यों नहीं हो जाते, कोई छोटा कोई बड़ा क्यों होता है। उसके बाद मैदान, कहीं कहीं पर जगह समतल भूभाग क्यों होता है, कहीं कहीं पर पठार नुमा क्यों होता है ना। चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े को चट्टान बोला जाता है, तो चट्टान क्यों होते हैं, चट्टान टूटते क्यों नहीं जल्दी, चट्टान इतना मजबूत कठोर क्यों होते हैं, तो हर चीज का अध्ययन किया। उतना हम लोग से पार नहीं लग, हम लोग को लिख के दे दिए, फ्रेडरिक रेटजेल साहब मानव भूगोल के बारे में लिख के दे दिए, जो हम लोग को पढ़ा हुआ नहीं पार लगता है, याद किया हुआ सिर्फ क्वेश्चन उसको उतारते हैं, रट्टा मारते हैं तो नहीं याद होता। आप बताओ जो इसके बारे में बातें को उठाए हैं, जो लाए हैं खोज कर, वो कितना मेहनत किए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भूगोल क्या आपको समझ में आ गया होगा। भूगोल ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी संरचना का अध्ययन करना, है ना, वही भूगोल कहलाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। ये देखो, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बनेगा। पहला सीधे पूछ देगा भूगोल कितने प्रकार के होते हैं या भूगोल के कितने भाग है, ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव भी छिपा हुआ है। तो भूगोल के जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला मानव भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल, तीसरा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल, तीनों याद रख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटा है, 1 बार से 2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। लेकिन याद आपको तभी रहेगा जब आप इसको रिवीजन कीजिएगा। याद तो आपको 2 से 3 बार में हो जाएगा पढ़िएगा तो, लेकिन याद तभी रहेगा जब आप इसको जो है रिवीजन करते रहिएगा, कम से कम सुबह 1 बार और शाम 1 बार, दवाई की तरह, है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 6 में कि भूगोल के पिता या जनक कौन है। यानी कि यह भूगोल जो हम लोग को इतना बड़ा बलाई ला के बुक के रूप में दे दिया गया कि लो पढ़ो, तो ये भूगोल को लाया किसने है ना, इसके जानकारी करना जरूरी है। पहला में आता है हिकैटी। देखो कोई एक इंसान मिलकर नहीं ना, अब जैसे घर बनाते हैं, घर तो बनाते हुए देखा होगा आप लोगों को। जब लोग घर बनाते हैं तो उसमें कोई अकेला इंसान बनाता है, उसमें बहुत सारे मिस्त्री, लेबर, श्रमिक बहुत सारे मिलकर उसमें काम करते हैं, तब जाकर कहीं एक घर का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ज्योग्राफी यानी भूगोल जो खोजा गया, भूगोल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की गई, वो एक आदमी मिलकर नहीं किए, बहुत सारे भूगोलवेता उसमें मिले, बहुत सारा मिलकर अपना अपना जो है वो विचार को प्रस्तुत किए, तब जाकर जो है पूरे संपूर्ण भूगोल का निर्माण हुआ। तो पहला नाम आता है हिकैटियस। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया। आपको देखिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव जो है ना दिमाग को बहुत घुमाता है, इसलिए सब्जेक्टिव से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, ताकि आपको जब हम ये पढ़ाए क्वेश्चन आंसर उसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी कम से कम एक सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा रहता है। पहला देखो बोलेगा कि वह भूगोलवेता का नाम बताइए जिन्होंने भूगोल को जो है क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, ठीक है।
ऑप्शन में दे देगा हिकैटियस, रेटजेल, इरेटोस्थनीज, इस प्रकार से। तो उसमें अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप फटाक से टिक मारिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। तो पहला जो जो भूगोल होता है, इसका पिता के रूप में पहला हिकैटियस साहब है, जिन्होंने क्या किया, भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, ठीक है। और दूसरा है इरेटोस्थनीज। इनका क्या बात है सो समझिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। देखिए आप लोग वैसा तो अभी न्यू वैसा कोई शहर का नाम नहीं रखाया है। जब कोई शहर का नाम रखाता है तो या तो वहाँ के राजा के नाम पर रखाता है, या फिर वहाँ के कुछ वैसा चीज रहता है जिसके अनुसार, गांव शहर का नाम छोड़िए, कोई बच्चा उच्चा का नाम देखे हैं जो ज्यादा बदमाश रहता है उसके अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है ना, या फिर कलर के अनुसार भी नाम रखाता है। मतलब उसका कुछ न कुछ उसका जो है एक्टिविटी को देखकर लोग उसको उसी तरीके के नाम रख देते हैं। तो आखिर भूगोल शब्द को, भूगोल सब्जेक्ट को भूगोल किसने रखा नाम, है ना, भूगोल नाम किसने रखा? तो ये थे इरेटोस्थनीज, जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। यानी कि जो सब लोग कहें कि ये ऐसे होता है, पृथ्वी के अंदर भी कुछ जीव, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं, पृथ्वी के बाहर भी जीव जंतु रहते हैं, पृथ्वी गोल है, ये है वो है, तब ये बोले कि ठीक है ये तो सब कुछ सही है, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा, इसको यह जो है बोले इसको भूगोल बोला जाएगा, जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर हम लोग पृथ्वी के धरातलों का अध्ययन करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, भूगोल कहा जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों को भूगोल के पिता के रूप में देखिएगा। यहाँ पर ये चीज आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। भूगोल के पिता का अगर पिता या जनक कहेगा तो आप अगर शब्द दे दिया, बोला कि भूगोल शब्द जो है वो, मतलब कि भूगोल शब्द किसने दिए या भूगोल शब्द का जनक किसे माना जाता है, तब आप इरेटोस्थनीज मानिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि वैसा कौन से भूगोलवेता हैं जो कि भूगोल शब्द का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया है, तब आप लोग वहां पर हिकैटियस का नाम दीजिएगा। इन्हें हिकैटियस को बोल दीजिएगा कि भूगोल का पिता है। यहाँ पर आपका नंबर निगेटिव चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है। अब देखिए, मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है? तो इन मानव भूगोल के पिता या जनक, देखिए इसके पहले जो आपको हम बता रहे थे वो भूगोल था, ये मत सोचिएगा कि वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन चेंज है, आपको देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहता है। इस बात पे फोकस कीजिएगा आप लोग। वो था केवल भूगोल, इसमें जुटा हुआ मानव भूगोल। मानव भूगोल के पिता या जनक या संस्थापक तीनों चीज रह सकता है, ठीक है। तो ये कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। यानी कि मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो रेटजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल। मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? रेटजेल, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये शब्द देख लीजिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो रेटजेल ने। यह पुस्तक की रचना कब किए? तो 1882 ईस्वी में। कब किए? 1882 ईस्वी में। ये याद रख लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1844 ईस्वी में, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो रेटजेल। अब यहाँ है अगला क्वेश्चन, कुमारी सैंपल, इसको एलेंसी सैंपल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सब अभी आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया कि जो मानव भूगोल होता है या फिर जो भूगोल होता है वो किसी एक व्यक्ति का जो है मतलब कि का विचार नहीं है। उसमें बहुत सारे जो भूगोलवेता है, बहुत सारे लोग मिलकर उस पर जो है विश्लेषण किए। उसी प्रकार से यहाँ जो है कुमारी सैंपल वह भी अपनी बातों को रखिए कि भूगोल जो है वह मानव भूगोल जो है वह भूगोल है, भूगोल का वह शाखा है जिसमें क्रियाशील मानव और पृथ्वी के अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जब हम जो मानव क्या, मानव क्रियाशील है, मानव को हम अस्थायी कर सकते हैं? नहीं, मानव क्रियाशील है। क्रियाशील कहने का मतलब है कि वो निरंतर, एक प्रकार से समझिए कि वह कहीं ना कहीं अपने वह जो है स्थिर रूप से नहीं है। जैसे हम ही लोग को ले लीजिए, आप ही लोग को देख ले तो आप पहले छोटा थे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप इतने बड़े हो गए। यानी कि मानव जो है वो क्या है? क्रियाशील है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तो हम लोगों को
देखने में जरूर अस्थायी रूप से लगता है कि पृथ्वी एक जगह कहीं ना कहीं रुकी हुई है, लेकिन अगर इसका हम लोग भूगोल के अनुसार, भूगोल वेताओं के अनुसार समझे तो पृथ्वी भी क्या है, क्रियाशील है, पृथ्वी भी अस्थायी है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जो है वह चक्कर लगा रही है। तो अस्थायी पृथ्वी का जो है परिवर्तनशील, पृथ्वी का कैसा परिवर्तनशील, पृथ्वी क्या अभी जैसे पृथ्वी का हम लोग कैसे कर सकते हैं परिवर्तनशील, इसका कारण है हम लोग जहाँ भी रहते हैं, पृथ्वी के जिस भी देश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पृथ्वी की हम गति का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, पहला दिन और रात के मुताबिक, आखिर दिन और रात क्यों हो जा रहा है, फिर दूसरा ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, तो उसके अनुसार हम जो है कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो भी क्रियाशील, तो मानव क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील पृथ्वी, ये दोनों का अध्ययन कहलाता है मानव भूगोल। यह कहने वाली कौन है, तो हमारी सैंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया कि रेट जेल के अनुसार, जो मानव भूगोल के पिता जिसे कहा जाता है, याद है ना, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दे और इसका पुस्तक में हम इसके पहले ही बता दिए थे आपको, इसके पिछला क्वेश्चन में कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि कब लिखे थे 1882 ईस्वी में, है ना, कब लिखे थे 1882 ईस्वी में। चलिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच का संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव क्या है, मानव समाज, मानव भूगोल क्या, मानव समाज और धरातल के बीच का जो संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, इसका एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि 1882 में इन्होंने लिखा। ये कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक मतलब भूगोलवेता थे, तो इनका जो है निवास स्थान वो जर्मनी था। कहाँ था, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि बताइए संभाववाद क्या है। संभाववाद कहते किसे, संभाववाद में मानव भूगोल का एक संप्रदाय के रूप में जो है वो समाज जिस प्रकार से एक संप्रदाय होती है उसी प्रकार से यह संभाववाद भी है। क्या है, संभाववाद। इसके अंतर्गत विचारधारा, दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक और पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र। देखिए, संभाववाद में क्या बोला गया है कि मनुष्य जो है वह एक ऐसा विचारधारा के प्राणी है, ये इस प्रकार के प्राणी है कि वह चिंतनशील है। चिंतनशील कहने का मतलब वह सोचने समझने में सक्षम है, किसी सही और गलत का चयन करने में सक्षम है ना। मानव कैसे प्राणी है, तो चिंतनशील प्राणी के रूप में है, जो कि पर्यावरण के द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। जो पर्यावरण के द्वारा हम लोग के सामने, हम लोग के समक्ष उपस्थित कराया जाता है, उसको चुनने में हम लोग जो है मतलब कि सभी मनुष्य जो है वह उसकी समझ है और चुनने के लिए वह स्वतंत्र भी है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों को पर्यावरण दी है ना, जो हम लोग को पर्यावरण के द्वारा मिला है, तो हम लोग के लिए कौन सही है कौन गलत है, क्या नहीं चाहिए क्या चाहिए, इसके लिए हम चयन भी एकदम स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। और हम लोग के अंदर इतना समझ है कि हम उसका सही चयन करें, यही बात को संभाववाद बताता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों का चयन करेंगे, यानी विकल्पों को चुनेंगे। कहता है प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार, जो प्राकृतिक द्वारा पर्यावरण जो है उसका विस्तार जितना ज्यादा होगा, मानव जो है मनुष्य जो है उतना ही वह विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी का नज़ारा तो देखिए, लोग जंगलों को काट कर पार्क लगा रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे फूल वाले लगा रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन कम रही है ना। लोग जो पर्यावरण हमें दिया है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, उसका विनाश कर रहे हैं, उसका ह्रास कर रहे हैं। और हम लोग पर्यावरण को दोष दे रहे हैं कि वो ओजोन परत जो है वो छिद्र हो रहा है ना, बारिश कम हो रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है। लेकिन लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि जो हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसका फल किसको मिलेगा, हम ही लोग को ना मिलेगा।
लोग पेड़ काटने जाते हैं और जब धूप लगती है तो वही यह बात कर बोलकर रुक जाते हैं कि अभी बहुत धूप है, बाद में पेड़ काटेंगे। बताओ, क्या लगता है आपको कि आने वाले कुछ वर्षों में पर्यावरण जो है वो अपना जो है वो सही से लोगों का निरंतर प्रयास कर पाएगी? उसका लोगों का जो ऑक्सीजन दे रही है, वर्षा पेड़ पौधे की वजह से हो रहे हैं, मानव संतुलित पर्यावरण में जी रहा है, क्या ये सही रहेगा? नहीं हो पाएगा। लोग आने वाले समय में अगर देखा जाए जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहे हैं उस प्रकार से अगर निरंतर चलते रह गया तो यह जो है पर्यावरण का तो विनाश होगा ही होगा, मनुष्य भी जो है जी नहीं पाएंगे, उनके लायक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उनके जो है अनुकूल वातावरण नहीं रह पाएंगे, तो क्या जीना संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही संभववाद क्या कहलाता है कि जितना ही हम लोग पर्यावरण को सुधारेंगे, पर्यावरण हम लोग को उतना ही एकदम पूरा आजादी देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया नव निश्चयवाद क्या है। संभववाद, नव निश्चयवाद एक एक करके याद रखिएगा। ठीक है, इसमें नव निश्चयवाद में बोला गया है कि प्राकृतिक के नियम को समझकर पर्यावरण में बदलाव लाना। देखिए उसमें क्या कहा गया था कि मनुष्य जो है पर्यावरण को बदलने में सक्षम है ना। मनुष्य जो है चिंतनशील प्राणी है, अपने अनुसार वो पर्यावरण में कुछ भी कर सकता है, अपने अनुसार पर्यावरण में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जितना पर्यावरण को सही से रखेगा पर्यावरण उतना ही उसे स्वतंत्र बनाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि प्राकृतिक के नियम को समझकर जो है पर्यावरण में बदलाव लाना, प्राकृतिक जो कहती है वही करना है। ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्राकृतिक जो है वो अपने चपेट में आपको ले लेगी, एक बार आंधी लाएगी सब स्वाहा, है ना। वही बात यहाँ बोला गया कि प्राकृतिक को नियम को समझकर उसमें चेंजिंग लाना, नए वस्तु का निर्माण करना, जैसे नहर का निर्माण करना, घर का निर्माण करना, ये नव निश्चयवाद कहलाता है। वैसे नव निश्चयवाद में क्या बोला गया कि अब हम प्राकृतिक नियम को समझने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कहीं पर घर उठा रहे तो घर उठा रहे तो हमारा मकसद घर उठाना मतलब बढ़िया से रहना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम किसी का विनाश करके पेड़ पौधे को काट कर घर उठाए, ऐसा तो नहीं है। तो वही बात को कहा गया कि प्रकृति की जो नियम है मतलब कि पेड़ पौधे को ना काट कर मतलब कि बिना काटे ही हम अपनी सुविधा का जो है उपयोग कर लें, यही नव निश्चयवाद कहलाता है। नहर का निर्माण करना, तो नहर का निर्माण हम उस जगह पे करेंगे जहाँ की हमारा पर्यावरण मतलब को प्रॉब्लम हो नहीं ना, तो वही बात को नव निश्चयवाद मतलब नया विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, जो प्रकृति कहेगी वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो यह नव निश्चयवाद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस विचारधारा का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे, यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा को किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। नव निश्चयवाद में ग्रिफिथ साहब द्वारा कुछ बातें बोला गया था, रुको और जाओ का विचारधारा। ठीक है, इसको देखिए कैसे पूछेगा आपको, रुको और जाओ का जो विचारधारा है वो किसमें दिया गया है? संभववाद, नव निश्चयवाद, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको जो है पूछा गया जाएगा, तो इस वाक्य को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका परिभाषा देने वाले ग्रिफिथ टेलर साहब है, इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में मानव भूगोल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। मानव भूगोल का जो क्या उद्देश्य है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको, इसके पीछे रीजन क्या है, उन सब सारी बातों को जो है इसमें हम लोग जानेंगे। मानव भूगोल का उद्देश्य भौतिक परिस्थितियों और मानव के दैनिक क्रियाकलापों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करना, कि दोनों मध्य किस प्रकार से आदान प्रदान होता है तथा दोनों एक दूसरे पर कितना निर्भर है। मानव भूगोल क्या कहलाता है कि भौतिक परिस्थिति, जो आजकल की परिस्थितियां हैं वो क्या है नहीं है, जो हम लोगों को भूगोल के द्वारा परिस्थितियों के सामना करना पड़ रहा है, मानवों को सामना करना पड़ रहा है, उसके दैनिक क्रियाकलाप के मध्य क्या अंतर हो रहा है, उन सब सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो वह मानव भूगोल कहलाएगा। मतलब मानव भूगोल के अंदर यही उद्देश्य रहता है कि हम लोग इसका संबंध क्या है ना, मानव और जो भौतिक परिस्थिति इसका संबंध क्या है, इसका अध्ययन करना।
ठीक है। और इन दोनों के बीच का आदान प्रदान कैसे होता है, एक दूसरे पर कौन कितना निर्भर रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ही लोग प्राकृतिक पर निर्भर है या प्राकृतिक हम ही लोग पर निर्भर है। मानव भी प्राकृतिक पर निर्भर है और प्राकृतिक भी मानव पर निर्भर है। यदि जो मानव चाहेगा तो प्राकृतिक का विनाश कर सकता है और प्राकृतिक भी चाहेगा तो मानव का विनाश कर सकता है, दोनों, है ना। लेकिन बात यही है कि प्राकृतिक अगर चाह ले तो हम लोगों को 1 मिनट में पूरा तहस नहस कर देगी, लेकिन हम लोगों को प्राकृतिक का विनाश करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक समस्या है कि हम लोग अगर विनाश करते भी हैं प्रकृति का तो उसमें घाटा हम ही लोग का है। हम लोग शुद्ध वातावरण में नहीं जी पाएंगे और शायद हम लोग का जीना भी मुश्किल हो जाए अगर पर्यावरण ना हो तो, ठीक है। भौतिक परिस्थितियाँ वह है जो प्राकृतिक से प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक से प्राप्त होती है, इन्हें प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। वह परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ कहने का मतलब जैसे अचानक से पूरा एकदम बादल फट जाए, एकदम बारिश होने लगे और हम लोग सब दह जाए, है ना, तो वो क्या हुआ, भौतिक परिस्थितियाँ। या फिर एकदम जोर से पूरा आंधी आ जाए, पूरा एकदम हम लोग सब ऐसे उड़ जाए आकाश में, वो भी है भौतिक परिस्थितियाँ। और फिर भौतिक परिस्थितियाँ जैसे बांध वगैरह टूटता है तो पूरा बाढ़ आ जाता है। उत्तरी बिहार में क्या होता है, कोसी नदी की वजह से भौतिक परिस्थिति पूरा एकदम गंभीर मामला में रहती है। एकदम हर बरसात के दिन में लोग वहाँ जो है एकदम समझिए कि कांपते रहते हैं कि पता नहीं कब यह नदी इधर से इधर, इधर से इधर हो जाएगी, जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये सब क्या भौतिक परिस्थितियाँ, यही सब क्या कहते हैं, प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। यानी कि मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि जितना हम लोग प्राकृतिक के साथ जुड़े रहेंगे, प्राकृतिक भी हम लोगों के साथ उतना ही जुड़ी रहेगी। तो हम लोग का एक उद्देश्य रखना चाहिए कि हम लोग जो है कभी भी प्राकृतिक के दिए गए चीज़ों से ज़्यादा उसका जो है कहने को मतलब ऐसा ना करें जिससे प्राकृतिक को क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे। हम लोग भी उससे उतना ही यूज करें जितना हम लोगों का काम का हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ाया गया, जितना भी पढ़ाया गया, आप इसको याद ना ही कीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पर डे दिन भर में एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम एक लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना में ही आपको हम एक कंफर्म रूप से बोल देते हैं कि अगर इतना याद कर लीजिएगा, जितना भी पढ़ाए हैं वो सिर्फ रिवीजन करते चलिएगा, एग्जाम में आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी का ऑब्जेक्टिव वीडियो में, इसका ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जो है मिलते हैं। तब तक इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है।